डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय आपके सामने लेकर करके आए हैं और वो है श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट। पढ़ाने के क्रम में यह बता देना चाहते हैं कि देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो स्थिति थी वो काफ़ी विषम थी। विषम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से जो विभाजन था वो वर्गीय विभाजन काफ़ी विकराल था और इस विकरालता में कुछ समूह ऐसे उभर करके सामने आए जिनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग था। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों को भारत से भगा देना नहीं था, बल्कि भारत की जो शोषक शक्तियां थीं उनसे भी वो मुक्ति चाहते थे। और इसमें दो प्रबल वर्ग जो था, एक किसानों का था, एक श्रमिकों का था। क्योंकि किसानों और श्रमिकों के शोषक सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिश सत्ता ही नहीं थी, बल्कि यहाँ के जमींदार और जो उद्योगपति थे वो भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों से देश को मुक्त कर देना नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था को भी समाप्त करना था जो व्यवस्था ब्रिटिश प्रदत्त तो थी, लेकिन इसमें भारतीयों का सहयोग भी था। और उनको ये डर था इस बात का कि अंग्रेजों के जाने के बाद ये शक्तियां जो हैं, जो अंग्रेजों के समय में शोषण कर रही हैं, वो अंग्रेजों के बाद भी शोषण करती रहेंगी जाने के बाद। तो एक द्वंद्व में था हमारा मजदूर वर्ग, एक डायलेमा में था हमारा मजदूर वर्ग। लेकिन सौभाग्य कहिए देश में रहने वाले यहाँ के निवासियों का कि इन द्वंद्व के बाद भी सबों ने अपना विवाद को किनारे रखते हुए ब्रिटिश सत्ता के विरोध में सहभागिता निभाई। तो श्रमिक भी इस नियम के अपवाद नहीं थे, श्रमिकों में भी द्वंद्व था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी मजबूती के साथ भाग लिया। और यही सब वो चीज़ थे जिसके वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारत का हर वर्ग, हर समूह अब हमारा विरोधी हो गया है, कोई भी हमारा समर्थक नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में श्रमिक आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे, ये देखेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? एक सरलीकरण के रूप में पढ़ना ठीक नहीं है, बल्कि पढ़ने के पहले उस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना चाहिए। अब देखिए, इसको इस ढंग से हम लोग देखते हैं, ये पढ़ते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, जो लेबर क्लास है, इसका अस्तित्व जो था वो हमारे देश में प्राचीन काल से था। और इसका अस्तित्व था। लेकिन ये अस्तित्व किस ढंग से था? तो समाज के एक अभिन्न वर्ग के रूप में, समाज के एक अभिन्न वर्ग के रूप में या अभिन्न अंग के रूप में कह लीजिए। अभिन्न अंग के रूप में। और इस कारण से ये अभिन्न अंग के रूप में था, इसलिए यह जो वर्ग है वो ज्ञात नहीं होता है, ठीक है, ज्ञात नहीं होता है। ये जो श्रमिक वर्ग है ये ज्ञात कब से होता है, यानी दिखाई कब से पड़ता है? तो ज्ञात होता है हमें ब्रिटिश काल से।
और ब्रिटिश काल से ज्ञात होने के पीछे जो कारण है इसका, वो कारण ये है कि इनका शोषण और दोहन, ब्रिटिशों के द्वारा जो इनका शोषण दोहन हुआ, उसके कारण ये हमें ज्ञात होते हैं, यह पता चलते हैं। एक इंट्रो के रूप में एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं श्रमिक वर्ग के संबंध में, और वो छोटी सी बात यह है कि हमारे देश में जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर क्लास है, वो प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं। आप हड़प्पा सभ्यता में देखें तो वहां भी सामाजिक विभाजन पुरातात्विक दृष्टिकोण से दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा? इसलिए कहते हैं कि मजदूरों का एक अलग कॉलोनी बसा हुआ हमें मिला निचला शहर में, मोहनजोदाड़ो में भी और हड़प्पा में भी। तो इससे ये पता चलता है कि जब सभ्यता का उदय भारत में हुआ तो उसी समय से श्रमिक वर्ग अस्तित्व में था। लेकिन अस्तित्व में रहने के बावजूद भी यह एक अलग वर्गीय रूप धारण नहीं कर पाया, एक अलग क्लास नहीं बन पाया। अलग वर्गीय रूप या अलग क्लास नहीं बनने के पीछे जो काउस थे, जो कारण था, वो ये था कि ये समाज के अभिन्न अंग थे। ये समाज के अभिन्न अंग थे। इसको समझने के लिए एक परिवार का उदाहरण हम देना चाहते हैं आपको, कि एक परिवार में मान लिया जाए 5 सदस्य है। 5 सदस्य में 3 सदस्य ऐसा है जो काफी समृद्ध है, काफी प्रोस्पेरस है। उसमें एक बहुत बड़ा अफसर बन गया, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन 2 सदस्य जो हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कमाते हैं। अब ये 5 सदस्य रहने के इनके 2 तरीके हो सकते हैं। एक, पांचों परिवार के अभिन्न अंग के रूप में रहें। तो अगर पांचों परिवार के अभिन्न अंग के रूप में रहेंगे तो जो 2 बेरोजगार है उसका सामाजिक महत्ता समाप्त नहीं होगी, उसकी गिनती अलग से नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ये पांचों लोग परिवार के अभिन्न अंग के रूप में नहीं रहे, यहां अभिन्न अंग के रूप का मतलब क्या हुआ कि जो समृद्धि 3 लोगों के पास थी वो समृद्धि 2 लोगों के पास नहीं पहुंचे। अर्थात ये 3 लोग उस 2 लोगों का जो बेरोजगार है उसका एक्सप्लॉयटेशन करें, तब फिर क्या होगी? उस परिवार में एक लकीर खींच जाएगी और ये 3 लोग एक अलग वर्ग के रूप में पहचाने जाएंगे, काफी प्रोस्पेरस हैं, और 2 लोग जो है वो अलग वर्ग के रूप में पहचाने जाएंगे कि काफी निर्धन है ये। तो समाज में वर्गों का निर्धारण जो होता है वो शोषण पर होता है, और शोषण जैसे ही होता है वैसे ही समाज की अभिन्नता, यूनिटी ऑफ द सोसाइटी समाप्त हो जाती है। तो समाज की अभिन्नता जैसे ही समाप्त होगी तो जिसका शोषण हो रहा है वो एक वर्ग बन जाएगा। तो हम जो यहां पर ये कह रहे हैं कि अभिन्न अंग के रूप में था, इसका मतलब ये हो कि समाज में जो श्रमिक वर्ग रह रहा था, जिसके साथ जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो शोषण नहीं कर रहा था। उसका शोषण का आधार क्या था? तो भूमि का मालिक के राजा, जमींदार या उसके लोग हुआ करते थे। लेकिन जो उस पर काम करता था उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि के मालिक के द्वारा की जाती थी। अगर उसको रहने के लिए मकान नहीं है तो जाओ वो उस भूमि पर तुम मकान बना लो, रहो। उसकी बेटी की शादी हो रही है तो जिसके अधीन वो काम कर रहा है वो अपने बेटी के समान समझ करके उसकी शादी कर दे रहा है। वो बीमार पड़ रहा है तो उसका इलाज करा दे रहा है। तो प्राचीन काल में बहुत आवश्यकता या अनिवार्यता लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। तो जो क्षणिक समस्या उभरा, वो क्षणिक समस्या का समाधान जो है उसके लैंडलॉर्ड के द्वारा कर दिया गया। तो आज की तुलना कीजिए तो आप मजदूरी देते हैं, केवल उसके व्यक्तिगत समस्याओं पे मजदूर का आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उस समय जो है वो उसके व्यक्तिगत समस्याओं को भी साथ लेके चला जाता है
और साथ ही साथ भरण पोषण के लिए मजदूरी भी दी जाती है। तो ये जो डिफरेंस था आधुनिक और प्राचीन काल में, तो ये आधुनिक काल में सामाजिक मजदूर अभिन्न वर्ग नहीं रहा, लेकिन प्राचीन काल में मजदूर अभिन्न वर्ग रहा। तो अभिन्नता का, यूनिटी का मतलब ये हुआ, इसके ये अर्थ हुए। एनी कंफ्यूजन्स? अब देखिए कि ये ज्ञात कब से होता है एक वर्ग के रूप में? तो ज्ञात होता है ब्रिटिश काल से। अब ब्रिटिश काल से क्यों ज्ञात होता है वो समझिए। तो ब्रिटिश शासनकाल को अगर दो चरणों में आप बांटते हैं, एक 1757 से 1857 और दूसरा 1857 से 1947, श्रमिक वर्ग के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो 1757 से 1857 तक का जो ब्रिटिश आर्थिक नीति रही वो भारतीय उद्योगों के ह्रास करने की रही। मुख्य रूप से यहाँ कपड़ा उद्योग थे, तो उन लोगों ने ऐसी नीति अपनाई जिससे भारत का कपड़ा उद्योग पूरे तरीके से 100 वर्षों के अंदर धराशायी हो गया। अब उसके बाद 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपने हित में कुछ यहाँ आधुनिक उद्योग लगाए, यानी मशीनीकृत उद्योग। और ये जो मशीनीकृत उद्योग लगा, तो यहाँ माने आप 1860-70 के दशक में मान लीजिए, ये मशीनीकृत उद्योग जो है लगना अंग्रेजों के द्वारा या कुछ भारतीयों के द्वारा ही। जैसे कपड़ा के क्षेत्र में अधिकांशतः भारतीयों ने लगाया, लेकिन रेलवे के क्षेत्र में अधिकांशतः अंग्रेजों ने लगाया, या ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो है वो विदेशों से आयात कर करके ब्रिटिशों ने लाया, या अन्य जो क्षेत्र थे। तो ऐसी परिस्थिति में यहां से इनका जो श्रमिक के रूप में नियोजित होते थे कारखानों में, यहां से इनका विभत्स शोषण होना शुरू हुआ। अब इनकी समस्याएं विकराल होने लगी। अब इनके कार्य के घंटे बढ़ा दिए गए, छुट्टियां नहीं दी गई, अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। तो ये सारी चीज क्या हुआ, इनका शोषण का आधार बन गया। अब ये मामूली सी समस्या आने पर उसका समाधान ये करने में सक्षम नहीं थे, तो एक विपन्नता आने लगी, एक नंगापन आने लगा इस वर्ग के अंतर्गत। तो ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि शुरू में हम कहा कि जब उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो अभिन्नता समाप्त हो जाएगी समाज से। तो काम तो कर रहे थे, लेकिन समाज इनका समस्या का समाधान नहीं कर रहा था, इसीलिए समाज के साथ इनकी अभिन्नता समाप्त हुई और फिर ये एक वर्ग के रूप में क्लासिफाइड हो गए कि ये कौन है, श्रमिक वर्ग। क्लियर? तो इस ढंग से चीजों को समझिए। अब आगे बढ़ते हैं कि 19वीं शताब्दी में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु निम्न आरंभिक प्रयास किए गए। उसमें बारी बारी से देखते हैं। एक नाम आता है शशि पाद बनर्जी। इन्होंने 1870 में 1870 में काम किया श्रमिकों के लिए, और ये के एक क्लब बनाया, प्लस भारतीय श्रमजीवी
नामक एक पत्रिका निकाली। उसके बाद दूसरा नाम है शुराबजी सपूरजी बंगाली। शुराबजी शपूरजी बंगाली, इन्होंने 1876 में एक काम किया, और वो काम क्या था कि बंबई विधानसभा में आवाज उठाई श्रमिकों के लिए। और तीसरा नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। इन्होंने दो काम किया। एक 1880 ईस्वी में इन्होंने दीन बंधु समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किया, और दूसरा काम इन्होंने किया 1884 ईस्वी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बंबई मिल हैंड एसोसिएशन। मिल हैंड एसोसिएशन या प्रथम श्रम संघ तो था ये, लेकिन ये प्रथम श्रम संघ नहीं माना जाता है, ये एक विवाद जुड़ा हुआ है। प्रथम श्रम संघ नहीं माना जाता है। तो दूसरा खंड जो हम लोगों के अध्ययन का है श्रमिक आंदोलन का, उसमें इतनी बातें आपको समझनी है। सब्जेक्टिवली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिवली बहुत सारे प्रश्न से आएंगे। सिस्टम के तहत क्रमवार रूप से अगर चीज़ों को आप समझते हैं, क्लास में ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो आधी बातें आपको क्लास में ही याद हो जाती है। इसलिए सचेष्ट रहें और अपना लगाव बोर्ड पर बनाए रखें। उससे आपको लाभ ये होगा कि आधी बातें जब क्लास में ही याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी, तो फिर एक आध बार वीडियो और देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यदि किताब पढ़ते भी हैं, आपको सारा बुक बताया गया है कि ये सब खंड किस में मिलेगा आपको, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। पुस्तकों का बहुत सारा व्याख्या ऐसा है जो समझ से परे होता है स्टूडेंट्स का, लेकिन क्लास जब कर लेता है तो उसकी सारी व्याख्या उसकी समझ में आ जाती है। इसलिए क्लास को शांतिपूर्ण ढंग से, एकाग्रता के साथ और लगाव के साथ समझने की ज़रूरत है। तो छात्रों, हम जो सेकंड खंड में इसका बात बताना चाह रहे हैं कि जो शोषण हुआ अंग्रेजों के द्वारा 1850 के बाद, तो ऐसी बात नहीं थी कि उस शोषण का एहसास भारत में रहने वाले भारतीयों को नहीं था, बल्कि वास्तविकता ये थी कि जो श्रमिकों का शोषण हो रहा था, तो श्रमिकों को एहसास हो या नहीं हो, और आमतौर पे उस शोषण का एहसास जब भी होता है तो मध्यम वर्ग को होता है, चाहे उसके अपने स्वयं का शोषण हो या दूसरे का शोषण हो। तो मजदूर वर्ग अगर महसूस करता भी है तो उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि अपने दिनचर्या में इतना व्यस्त रहता है कि वो उसको इसके लिए फुर्सत नहीं होती है कि अपने शोषण पर सोचे या उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे। तो जो मजदूरों का या श्रमिकों का शोषण हो रहा था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो भारत में बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्ग में लोग थे जिन्होंने इस शोषण को महसूस किया, और महसूस ही नहीं किया, उनके निदान के लिए प्रयास किए। तो 19वीं शताब्दी में आरंभिक प्रयास जो श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए हुए, वो न कारखाने में तूती की आवाज़ ज़रूर थी, यानी बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं था, लेकिन प्रयास था और आवाज़ उठाई गई
इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों को एहसास था कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है। तो कोई भी आंदोलन, कोई भी विरोध आरंभिक रूप में शैशवावस्था में ही होता है। ऐसे नहीं कि एक बैग बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, उसके पहले छोटे छोटे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं आंदोलन के रूप में, तभी एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। तो श्रमिक आंदोलन भी इस नियम का अपवाद नहीं है। तो छोटे रूप में, आरंभिक रूप में श्रमिकों के बारे में जो बातें 3 लोगों ने की, वो क्या की, ये महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ ढंग से और विषयनिष्ठ ढंग से। तो पहला व्यक्ति जो उभर करके सामने आते हैं वो है शशिपाद बनर्जी। क्या नाम है? शशिपाद बनर्जी। तो जैसे ही एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, वैसे ही 1970 में ही इन्होंने मजदूरों को संगठित करने के लिए सबसे पहला काम ये किया कि एक क्लब बनाया। क्लब का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। इसका उद्देश्य क्या था कि मजदूरों को यहाँ बैठा करके उन समस्याओं को सुनना या गेट टुगेदर करना समस्या के बारे में। और दूसरा कि उन्होंने भारत श्रमजीवी नामक प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया जो श्रमिकों से संबंधित था। और ये दोनों काम कब हुआ? तो 1870 में। तो इस प्रकार से समस्याओं, श्रमिकों के समस्या पर विचार करने हेतु शशिपाद बनर्जी ने 1870 में बुनियाद रख दी। बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका शोषण हो रहा था तो कोई सोचने वाला नहीं था। एक व्यक्ति शशिपाद बनर्जी सोचने वाला था, जो उनको ध्यान से देख रहा था, उनकी समस्याओं पर अपने कलम में विचार कर रहा था और उनकी समस्याओं पर अपने समाचार पत्र या पत्रिका भारतीय श्रमजीवी में लिख रहा था। तो ये पहला प्रयास शशिपाद बनर्जी के रूप में हम लोग को सामने आता है। दूसरा जो व्यक्ति थे वो शोराबजी सपूरजी बंगाली थे। ये 6 वर्ष बाद 1976 में काम करते हैं। और ये क्या, तो ये बंबई विधानसभा के जो है वो मेंबर्स थे। तो बंबई विधानसभा में मजदूरों के समस्याओं के समाधान के लिए, खास तौर से उनके जो कार्य करने के घंटे थे उनमें कमी लाने के लिए एक विधेयक लाया कि भारतीय मजदूरों से जो कारखानों में काम लिया जाता है 13-13, 14-14 घंटे, ये अमानवीय है, इसको कम करना चाहिए। हालांकि विधेयक पारित नहीं हुआ, श्रमिकों के कार्य के घंटे कम नहीं हुए, लेकिन इतना तो हुआ कि सपूरजी, शोराबजी बंगाली ने आवाज़ उठाई श्रमिकों के पक्ष में। लोगों ने जाना कि हाँ, श्रमिकों के पास ये समस्याएं हैं। तो ये दूसरा प्रयास था छात्रों। तीसरा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इन लोग से बढ़ कर करके, वो थे नारायण जी मेघाजी लोखंडे। ये नाम हमेशा याद रखिएगा, NM लोखंडे। क्यों? NM लोखंडे भी पूछ सकता है, नारायण जी मेघाजी लोखंडे भी नाम पूछ सकता है। ऐसा इसलिए कि प्रथम संगठित प्रयास किया इन्होंने। 2 काम किए। एक 1880 में दीन बंधु नामक समाचार पत्र निकाला जो श्रमिकों से ही संबंधित था। और ये पूर्व के भारत श्रमजीवी जो श्रमिकों का पत्र था उससे ज्यादा इसके पढ़ने वाले थे। इसलिए प्रभाव के दृष्टिकोण से दीन बंधु समाचार पत्र जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण था पूर्व के। और दूसरा कि पहली बार इन्होंने मजदूरों के लिए संगठन बनाया। और वो संगठन कौन था? बंबई मिल हैंड एसोसिएशन। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि बंबई मिल हैंड एसोसिएशन मजदूरों का पहला संगठन था, पहला श्रमिक संगठन था, लेकिन श्रमिक संगठन के शर्तों को यह पूरा नहीं करता था, इसलिए वास्तविक श्रमिक संगठन नहीं था। सिर्फ सुनता था उसकी। नहीं, आप नहीं समझ पाए। जैसे NM लोखंडे ने बंबई मिल हैंड एसोसिएशन बनाया तो ये क्या था? तो श्रमिक संगठन था। एक बात हुई। दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि ये वास्तव में आधुनिक श्रम संघ की तरह नहीं था, इसलिए इसको भारत का प्रथम श्रमिक संगठन नहीं कहा जा सकता है। ये दूसरी बात हुई। तो श्रम संघ के जो नियम होते हैं, जो आधुनिक श्रम संघ जिन नियमों के आधार पर बनाया जाता है, उन नियमों के आधार पर बंबई मिल हैंड एसोसिएशन नहीं बनाया गया, इसीलिए इसको भारत का प्रथम श्रमिक संघ नहीं कहा जाता है। लेकिन ये भारत में स्थापित प्रथम श्रमिक संघ था। 2 अलग अलग बातें हैं। इसे आधुनिक भारत का प्रथम श्रमिक संघ नहीं कहा जा सकता है,
बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन को, लेकिन इसके बावजूद भी ये भारत का प्रथम श्रमिक संघ था। भारत का प्रथम श्रमिक संघ कहलाने का जो श्रेय है वो 1918 में आगे बढ़ाएंगे। एक मद्रास लेबर यूनियन, इस टाइप का नाम हम अभी आता है तो बताते हैं, वो था जो 1918 में बना था। तो इस तरीके से इस प्रश्न के माने बम्बई मिल एंड एसोसिएशन के साथ दो बातें सम्मिलित हैं, इन दोनों बातों को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि एक हेडिंग बनाते हैं, राष्ट्रीय नेताओं की श्रमिकों के प्रति नीति। श्रमिकों के प्रति नीति, इसके अंतर्गत जो चीजें हम लोग को पढ़ना है कि जो नीति रही वो द्वंद्वात्मक रही। और द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या है कि नेता मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। ठीक है, परंतु वर्ग संघर्ष नहीं चाहते थे। वर्ग संघर्ष नहीं चाहते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये दोहरा चरित्र था, इसकी जानकारी हमको कहां मिलती है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो जानकारी जो हमें मिलती है वो 1896 के 1896 के कांग्रेस अधिवेशन, और इस समय इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब छात्रों इस तीसरे खंड को हम समझते हैं। हम खंडवार आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको पैराग्राफ चेंज करके वहां पे नहीं कर दीजिए, आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, वो छूट जाता है। अब तीसरा खंड में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर मजदूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, उनकी सोच क्या थी। तो इस बारे में हमने बोर्ड पे लिखा है कि उनकी सोच डुअलिस्टिक थी, द्वंद्वात्मक थी। यानी एक प्रकार की सोच नहीं थी, बल्कि उनके प्रति दो नीतियों का पालन वो करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की नीति जो थी मजदूरों के प्रति द्वंद्वात्मक थी, डुअलिस्टिक थी। तो जब ये शब्द आ गया तो इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी दोनों नीतियों की।
तो पहला ये था कि वो चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कि श्रमिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, क्योंकि अगर श्रमिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो एक बड़ा वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से अछूता रहेगा, अलग रहेगा, और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो सभी लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें, ये कांग्रेस की नीति थी। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेता ने जो है वो श्रमिकों को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ एक दुराव की भी विचारधारा इनके प्रति कांग्रेसी नेताओं का था, और दुराव एक डर के कारण था। डर किस बात का? कि कारखानेदार सिर्फ अंग्रेज नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारखाने भारतीय भी हैं, भारत के लोगों का भी है, और कुछ क्षेत्रों में तो भारतीय पूंजीपतियों या कारखानेदारों का ही वर्चस्व है। उसमें से सूती वस्त्र या वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। और चाहे कारखाना भारतीयों का हो चाहे ब्रिटिशों का हो, शोषण श्रमिकों का दोनों जगह होता था। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतागण थे, उनका यह सोच था कि अंग्रेजों कारखाना के खिलाफ अगर श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं तो हम उनका साथ देंगे, लेकिन भारतीय कारखानों के खिलाफ अगर श्रमिक आंदोलन करने के मूड में अगर रहते थे तो वो साथ नहीं देते थे, जबकि वहां भी उनका शोषण होता था। तो यही ड्युअलिस्टिक नीति थी, और ऐसा वो कोई गलत नहीं करते थे, ऐसा ठीक करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का मूलभूत उद्देश्य देश को आजाद करवाना था, न कि मजदूरों के समस्याओं का समाधान करना था। इसमें यह बात भी सम्मिलित है कि ऐसा नहीं था कि वो मजदूरों की समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहते थे। उनका विश्वास था कि देश यदि स्वतंत्र हो जाएगा तो स्वतंत्र भारत की सरकार श्रमिकों की समस्याओं का स्वमेव समाधान कर देगी। तो अभी मूल समस्या हमारे लिए है देश को स्वतंत्रता कराना। अब ये जितनी बातें हमने बताई, तो इसका पता कहां से चलता है, आधार क्या है? तो कांग्रेस का 1896 ईस्वी में अधिवेशन होता है, शायद कलकत्ता ही में था, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ये दादा भाई नौरोजी दूसरी बार अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार अध्यक्षता जो है वो 1886 में किया था, और तीसरी बार अध्यक्षता जो है वो 1906 में किया था। तो 3 अध्यक्षता की थी, जिसमें ये दूसरी अध्यक्षता थी। तो उनका जो वक्तव्य था इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का, उससे ये पता चलता है कि राष्ट्रीय नेताओं की जो नीति थी श्रमिकों के प्रति वह डुअलिस्टिक थी। वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना है, ऐसे मुद्दों को उठाना है जो सार्वजनिक हो, जिसमें सबका हित सम्मिलित हो। कांग्रेस वर्गीय मुद्दों को नहीं उठाएगी। वर्गीय मुद्दों का मतलब जैसे किसानों का, महिलाओं का, मजदूरों का, ये वर्गीय समस्या हो गई, इसका मुद्दा नहीं उठाएगी, लेकिन इससे बेबहरा भी नहीं रहेगी, इसको छोड़ेगी भी नहीं। ये सब मुद्दे कांग्रेस की उप समितियां उठाएंगी, ये सामाजिक समितियां उठाएंगी। तो ये जो स्टेटमेंट था दादा भाई नौरोजी का, इससे ये साबित हो गया ना कि वो मुख्य धारा में श्रमिकों को शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग भी नहीं रखना चाहते थे। तो इसीलिए उप समितियों को दे दिया, ताकि वो इस आधार पे आंदोलन करे कि इससे वर्ग संघर्ष पैदा ना हो। तो इसका प्रमाण क्या मिलता है कि देखिए, ब्रिटिश के विरोध में जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना या आंदोलन हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं आपको कि 1899 ईस्वी में रेलवे में काम करने वाले लोगों ने ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे एसोसिएशन बनाया। तो ये ब्रिटिशों के विरुद्ध था एसोसिएशन,
तो इसका राष्ट्रीय नेताओं ने उसमें साथ दिया। जैसे 1905 में कलकत्ता प्रिंटर्स यूनियन बना, इसका कांग्रेस ने समर्थन किया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जितना था वो सब अंग्रेजों का था और उसमें मजदूर भारत के थे, अंग्रेज शोषण कर रहे थे। तो कलकत्ता प्रिंटर्स यूनियन जब बना, ये चूंकि भारतीयों के विरुद्ध नहीं था, अंग्रेजों के विरुद्ध था, इसलिए कांग्रेस ने इसका साथ दिया। इसी प्रकार 1907 में बंबई पोस्टल यूनियन बना, तो ये भी ब्रिटिश विरोध में था, उसका भी साथ दिया। उसके बाद 1910 में कामगार हितवर्धक सभा बना, ये भी ब्रिटिश विरोधी था, तो उसका राष्ट्रीय नेताओं ने साथ दिया। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने बताया, उसमें कोई भी भारतीय पूंजीपतियों उद्योगपतियों के विरुद्ध नहीं था, सभी के सभी अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं ने इन संगठनों के स्थापना में श्रमिकों का पूरा साथ दिया। तो इस तरीके से द्वंद्वात्मक चरित्र राष्ट्रीय नेताओं का श्रमिकों के प्रति स्पष्ट होता है, और ये नीति युक्त थी, एप्रोप्रिएट थी। ये आलोचनात्मक रूप से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, बल्कि देश हित में इस प्रकार की नीतियां अनिवार्य रूप से हर जगह अपनाई जाती है। क्लियर? अब देखिए छात्रों, अगला जो चौथा खंड हम बताने जाते हैं वो, हाँ इसमें एक चीज और बता दे तब आगे बढ़े, कि लिख देते हैं तब उसको एक्सप्लेन करें, कि एक अलग से है कि कारखाना अधिनियम के प्रति भी द्वंद्वात्मक रूप, नीति। देखिए भारत में जो कारखाने थे ये रेगुलेट नहीं थे, विनियमित नहीं थे। रेगुलेट नहीं थे, विनियमित नहीं थे, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी कारखाना था, कारखाना के लिए कोई नियम कानून नहीं था, नियोजकों के मनमर्जी से कारखाना चलता था। ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले कारखाना को विनियमित या रेगुलेट करने के लिए 1881 का कारखाना अधिनियम बनाया। उसके 10 वर्षों के बाद 1891 का कारखाना अधिनियम बनाया। इन दोनों कारखाना अधिनियमों में जो प्रावधान थे वो बहुत सारे थे, लेकिन हमें अपने अध्ययन के दौरान जो प्रावधान को हाईलाइट करना है या उससे द्वंद्वात्मकता प्रमाणित करना है वो ये है कि 1881 के कारखाना अधिनियम में जो पहले 14-14 घंटे काम लिए जाते थे उसको घटा करके जो है वो 12 घंटा कर दिया गया। ठीक है। 1891 के कारखाना अधिनियम में महिलाओं को रात्रि पाली में कारखाने में नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बच्चों के कार्य के घंटे घटा दिए, बच्चों से भी 12-12 घंटा काम लिया जाता था। अब ये सब जो दोनों कारखाना अधिनियम में आम श्रमिकों या महिला श्रमिक या बच्चों के लिए जो प्रावधान किए गए, ये तो श्रमिकों के हित में था, बोलिए ना। यस सर। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय नेताओं का इस कारखाना अधिनियम का समर्थन करना चाहिए था कि विरोध करना चाहिए था? समर्थन करना चाहिए, लेकिन नहीं किया समर्थन। राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध किया इस कारखाना अधिनियम का। क्यों विरोध किया है जवाब आपके पास? क्योंकि यहां पर भी राष्ट्रीय नेताओं की द्वंद्वात्मक नीति थी, डुअलिस्टिक पॉलिसी थी। क्या थी इसको जरा समझने की जरूरत है। तो देखिए, जो अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि भारत में कारखाने दोनों के थे, यानी भारतीय पूंजीपतियों का भी या उद्योगपतियों का भी और ब्रिटिश पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का भी, और दोनों में कंपटीशन चल रहा था। तो कार्य के घंटे अधिक रहने के कारण
ब्रिटेन में कार्य के घंटे अधिक नहीं थे। ब्रिटेन में कारखाना में कार्य के घंटे 8 ही घंटा 9 घंटा था, और उस घंटे में काम करके ब्रिटिश उद्योगों को कंपटीशन करना था भारतीय उद्योगों से, जबकि भारतीय उद्योगों में कार्य के घंटे 14-14 घंटे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिश उद्योगों की तुलना में भारतीय उद्योगों में जो उत्पादन होगा वो सस्ता होगा। तो इसकी प्रतियोगिता ब्रिटिश उद्योगपति नहीं कर रहे थे, इसीलिए ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में आकर के मजदूरों के हित में कार्य के घंटे नहीं घटाए थे ब्रिटिश शासन ने, बल्कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में कार्य के घंटे घटाए थे। क्यों? क्योंकि कार्य के घंटे घटाने से भारतीय उद्योगपतियों द्वारा निर्मित माल महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो बाजार में इनका नहीं बिकेगा, बल्कि ब्रिटिश निर्मित उद्योग का माल बिकेगा। तो इस प्रकार से 1881 और 1891 का जो प्रावधान था कारखाना अधिनियम में, वो मजदूरों के हित के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित के लिए था। इसलिए मजदूरों के हित में किए गए काम होने के बावजूद भी जो भारतीय नेता थे वो इस अधिनियम के विरोधी थे। उनको समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्हें विरोध किया। क्यों? क्योंकि इस नीति के तहत कारखाना का जब माल ही नहीं बिकेगा तो एक समय आएगा कि कारखाना ही बंद हो जाएगा। तो फिर दोनों पक्ष को लॉस है, उद्योगपति भी समाप्त हो जाएंगे और मजदूरों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर अंग्रेज उनका और विभत्स शोषण करेंगे अपने कारखाना में। तो एक दूरगत नीति के तहत इस कष्टदायक निर्णय को राष्ट्रीय नेताओं ने लिया कि मजदूरों के हित में होने के बावजूद भी इन लोगों ने कारखाना अधिनियम का विरोध किया। नहीं बात समझ में आई? सिंपल सा तो बात है भाई। जो प्रोविजन 1881 कारखाने में क्या था कि कार्य के घंटे घटा दिए गए, तो ये तो मजदूरों के हित में न था। हाँ, हित में था। तो फिर इसका तो समर्थन करना चाहिए था भारतीय नेताओं का। तो विरोध क्यों किया? तो विरोध इसलिए किया कि कार्य के घंटे मजदूरों के हित में नहीं घटाए गए थे, बल्कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में घटाए गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में कार्य के घंटे कम थे और भारत में कार्य के घंटे अधिक थे। तो वहाँ का प्रोडक्शन कम होगा ना, जहाँ तो कार्य के घंटे कम तो होंगे। कम प्रोडक्शन हुआ तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा। यहाँ प्रोडक्शन अधिक हुआ तो मूल्य घट जाएगा। अब दोनों सामान के लिए बाजार भारत ही है, तो वो महंगे में बिकेगा, भारत का सस्ते में बिकेगा, तो पब्लिक किसको खरीदेगी? सस्ते वाले लोग। भारतीय माल को। तो इससे लॉस हो रहा था किसको? ब्रिटिश उद्योगपतियों को। तो उन्होंने रिसर्च करके अपने शासन को बोला कि देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत में कार्य के घंटे अधिक है, आप घटा दीजिए। तो इसलिए घटाया गया था ब्रिटिश उद्योगपतियों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो उद्योगपतियों के ये विरोध था, तो मतलब क्यों नहीं साथ दिया कांग्रेस? तो वो उद्योगपति ब्रिटिश उद्योगपति के विरुद्ध था ना। हाँ। तो कांग्रेस ब्रिटिश उद्योगपतियों की क्यों साथ देगा? वो तो भारतीय उद्योगपतियों का साथ देगा। मतलब उसके विरुद्ध ही है ना। तो विरुद्ध कब था? पहले था जब कार्य के घंटे कम कर दिया इस अधिनियम के द्वारा, तो ये काम ब्रिटिश पूंजीपतियों के या उद्योगपतियों के समर्थन में चला गया। अब उनको लाभ होने लगा। लाभ कैसे होने लगा कि अब यहां के माल महंगे होने लगे भारत के कार्य के घंटे घटाने से। और जब इनका माल महंगा हुआ तो फिर उनका माल इस महंगाई की तुलना में सस्ता हो गया, क्योंकि वो मशीन से बनता था। तो इसलिए भारतीय बाजारों में छाने लगा वो। तो इससे भारत में पूरा भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योग ही न प्रभावित हो रहा था। तो ये तो मतलब उसके समर्थन में ही था ना। किसके समर्थन? मतलब ब्रिटिश के समर्थन में ही था ना। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं, ये कारखाना अधिनियम ब्रिटिश के समर्थन में था। मतलब ये साथ क्यों नहीं दिया कांग्रेस? अरे भैया, तो ब्रिटिश के समर्थन में कारखाना अधिनियम था, कांग्रेस उसका साथ कैसे देगा? कांग्रेस ब्रिटिश से उद्योगपतियों के स्थान पर भारतीय उद्योगपतियों का साथ देगा। तो देना चाहिए ना। तो साथ इसी रूप में ना था कि साथ देने का मतलब क्या था? कार्य के घंटे भारत में ना घटाया जाए, बढ़ा हुआ रहने
रहना चाहिए, तभी ब्रिटिश उद्योगपति द्वारा उत्पादित माल सस्ता होता। हाँ, बड़ा ही रहना चाहिए था ना। तो ये घटा दिया, तो इसलिए इसका विरोध किया कांग्रेस ने, कारखाना अधिनियम का। हाँ, तो विरोध किया ना। हाँ, तो नियम ये था कि अगर कार्य के घंटे घटा दिया, ये तो भारतीय मजदूरों के हित में था, विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन विरोध क्यों किया कांग्रेस ने? विरोध इसलिए किया क्योंकि इससे पूरा उद्योग ही समाप्त हो जाता, महंगे हो जाते। जब उसके माल बिकते ही नहीं थे, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता, सारा उद्योग बंद हो जाता। तो इसमें श्रमिक को भी लॉस होता और ज्यादा, और भारतीय उद्योगपति तो बर्बाद हो ही जाते। तो एक दूरगामी नीति के तहत, हमको इसको बताना बहुत जरूरी था आपको, तो एक दूरगामी नीति के तहत कारखाना अधिनियम का राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध किया। अभी बोले साथ दिया, हैं? अभी बोले साथ दिया भारतीय उद्योगपति का साथ दिया, कारखाना अधिनियम को तो विरोध किया। आपको समझने में उल्टा समझ जो बना ना वो उसके पक्ष होना क्या चाहिए था कि इस कारखाना अधिनियम का साथ देना चाहिए था। किसको? कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि इससे राहत मिल रही थी भारतीय श्रमिकों को। लेकिन ये राहत ऐसी थी कि जानलेवा थी, ये पूरी भारतीय औद्योगिक व्यवस्था को ही समाप्त करने वाली थी, इसलिए विरोध किया। तो शासन सिर्फ ऊपर ऊपर देख के नहीं किया जाता है, शासन नीतियों की गहराई को देखता है और उस आधार पर शासन होता है कि कौन कानून बना रहे हैं तो इसका कितना दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे राष्ट्रीय नेता ऊपर से मलाई बर्फ देखने वाला जो कानून था, उसके जहर को उसने महसूस कर लिया कि इसके अंदर में कितना बड़ा जहर फैला भरा हुआ है, इसीलिए इसका विरोध किया। कि ऊपर से देखने तो आइसक्रीम लग रहा था, लेकिन अंदर में आइसक्रीम के डंडे में क्या मिला हुआ था? जहरीला डंडा था वो, तो उसकी जान ही ले लेता। नहीं समझ रहे? आप समझ में आ गई पूरी बात? अब देखिए हम लोग आगे आते हैं कि श्रमिक आंदोलन में तेजी। श्रमिक आंदोलन में तेजी। अब देखिए दिवाकर जी, इसमें मुख्य बिंदु हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसके काउज क्या थे? तो काउज था होम रूल लीग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, विरोधी आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, अब देखिए जो संगठन था उसमें पहला नाम आता है मद्रास श्रमिक संघ, ये 1918 में बना। वीपी वाडिया इसके संस्थापक थे। उसके बाद दूसरा था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन,
टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये भी 1918 में, और इसके संस्थापक जो थे वो गांधी जी थे। उसके बाद अगला जो नाम आता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहां लिख देते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको बोलेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटा। ये इसके जो प्रेरणा स्रोत थे वो तिलक थे। हाँ, जगह करने की वजह से लिख रहे हैं। अध्यक्ष जो बनाए गए वो लाला लाजपत राय, और महासचिव जो बनाए गए चिमन जी मेहता। ठीक है, तो अगला जो चौथा शीर्षक आपको समझना है, यानी श्रमिक आंदोलन में तेजी। तो श्रमिक आंदोलन में जो तेजी आती है वो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आती है। 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक का अर्थ हुआ कि 1911 से लेकर करके 1920 तक। क्लियर? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रमिक आंदोलन में यह तेजी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ही क्यों आती है? इसका जवाब यह है कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो था ना, वही 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में तीव्र हुआ। या कहिए कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में एक जन आंदोलन बना। अभी तक यानी 1885 से 1905 तक ये एक उदारवादी चरित्र लेकर के चल रहा था, जिस चरित्र में ब्रिटिशों का विरोध शामिल नहीं था। ब्रिटिशों के शासन का समर्थन किया जाता था, सिर्फ अपने मांगे मनवाई जाती थी। और उसके बाद जो उग्रवादी युग आया, उस समय बाल पाल लाल ये सब जेल में डाल दिए गए या भारत से बाहर भगा दिए गए, और जो उदारवादी थे वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। क्रांतिकारियों ने कुछ छिटपुट घटना के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को जीवित रखा। तो इस प्रकार से 5 से लेकर 15 तक का भी जो पीरियड है वो एक व्यापक सक्रियता का काल नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन का। राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन जो बनता है वो 1915 के बाद बनता है, और इसमें कुछ व्यक्तित्व उत्तरदायी थे। उसमें पहला था होम रूल लीग आंदोलन। ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया आंदोलन था राष्ट्रीय स्तर पर। और ये जो आंदोलन चला ये 2 रूपों में चला। एक कि समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में लेख लिख करके जन जन तक उन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या पंफलेट को पहुंचाना। और वो पत्रिका, समाचार पत्र या पंफलेट जब किसी गांव देहात में 1 ही 2 पहुंचता था तो जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति होता था उसको पढ़ के संपूर्ण लोगों को सुनाता था। और इस काम के लिए दूसरा जो कार्य हुआ वो था, उस समय तो ऐसा नहीं था कि जैसे आज का समाचार पत्र बढ़ता है कि सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, जाके पहुंचा दिया,
या ट्रेन में रख दिया या हवाई जहाज से भेज दिया, वहां उतार लिया, सबके ऑफिसेस है, ऐसा तो था नहीं। कोई एक जगह से छपता था और हाथे हाथ जो है वो बिकता था। तो इनके लिए कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तिलक और इनोवेशन ने भर्ती किया। तो कांग्रेस में कार्यकर्ता पहली बार जुड़े। अभी तक कांग्रेस सिर्फ नेताओं से भरी पड़ी थी, कार्यकर्ता इसमें नहीं होते थे। तो होम रूल लीग आंदोलन से कांग्रेस एक कार्यकर्ता प्रधान संगठन बना और जन आंदोलन का रूप लेना शुरू किया। उसके बाद दूसरा अवसर आया कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था कि गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह जब चलाया तो बहुत जगहों पे जो है वो पुलिस लाठीचार्ज हुई, गोलियां चली, लोग मारे गए। तो इसने भी जन आंदोलन को की पृष्ठभूमि तैयार की और अंत में इसका लाभ उठा करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के रूप में एक राष्ट्रव्यापी प्रथम आंदोलन भारत में शुरू किया। अब ऐसे में जब एक जन आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डाली जा रही थी तो इससे मजदूर अछूता कैसे रह सकता था? क्या मजदूर उस राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो इसलिए स्वाभाविक था कि मजदूरों में भी सक्रियता आई। और ये जब सक्रियता आई तो बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बने। उसमें से दो संगठनों का वर्णन करना हम यहाँ अनिवार्य समझते हैं। एक संगठन था मद्रास श्रमिक संगठन। ये भारत का प्रथम श्रमिक संगठन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक श्रमिक नियमों के अनुरूप बनाया गया था। बंबई मिल हैंड एसोसिएशन भारत का प्रथम श्रमिक संघ था, लेकिन आधुनिक श्रमिक नियमों के अनुरूप नहीं था, इसीलिए उसको भारत का श्रमिक संघ नहीं माना जाता है। प्रथम श्रमिक संघ था लेकिन भारत का प्रथम श्रमिक संघ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक श्रमिक संगठनों के नियमों के अनुरूप नहीं था। आधुनिक श्रमिक संगठनों के नियमों के अनुरूप कोई था तो मद्रास श्रमिक संघ था, इसीलिए इसे भारत का प्रथम श्रमिक संघ माना जाता है। और इसकी स्थापना 1918 में वीपी वाडिया ने किया। वीपी वाडिया, क्लियर? लेकिन ये ऑल इंडिया नहीं था, ये एक कमी थी। ये सिर्फ क्षेत्रीय था। प्रथम श्रमिक संघ तो था लेकिन क्षेत्रीय था। कोई कंफ्यूजन? अब दूसरा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसकी स्थापना भी 1918 में गांधी जी ने किया था। अहमदाबाद आंदोलन पढ़ चुके हैं। इसी में सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया गांधी ने और मजदूरों के इस कपड़े मिल के मजदूरों के वेतन को 27.5% बढ़ाने में सफल रहे थे। अब तक की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि थी। और इसी आंदोलन के दौरान में गांधी जी ने मजदूरों के लिए स्पष्ट एक नीति का पालन किया और मजदूरों के लिए एक नीति बना दी। और वो नीति जानते हैं क्या कहलाता है? ट्रस्टीशिप पॉलिसी, संरक्षण का सिद्धांत। नाम याद रखिएगा। हालांकि ये गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय से लिया है, लेकिन लियो टॉल्स्टॉय ने तो वार एंड पीस लिख करके एक किताब लिख दी। व्यवहारिक धरातल पर जो ट्रस्टीशिप की थ्योरी को लागू किया जिस व्यक्ति ने, वो महात्मा गांधी थे। तो उन्होंने क्या कहा? संरक्षण के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप जो श्रमिकों के लिए था, उसमें किस बात का वर्णन है? उसमें इस बात का वर्णन है कि कारखाने के मालिक उद्योगपति नहीं है, कारखाने के वो सिर्फ संरक्षक हैं। कारखाने का वास्तविक मालिक जो है वो श्रमिक है। और यदि संरक्षक श्रमिकों का शोषण करता है तो श्रमिकों को उनके विरुद्ध सत्याग्रह करने का अधिकार है। तो श्रमिकों के प्रति गांधी की या कांग्रेस की कहिए, ये पहली बार 1918 में एक स्पष्ट नीति बन गई। तो गांधीयन फिलॉसफी ऑफ लेबर के बारे में आपसे अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ एक शब्द बोलिएगा, ट्रस्टीशिप थ्योरी, संरक्षण का सिद्धांत।
अब इस थ्योरीज की वजह से, या कह लीजिए कि अब तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस या गांधी खुलकर श्रमिकों के प्रति आ गए, तो फिर बड़े पैमाने पे श्रमिक संघ बनने लगे और लगभग 1918 से लेकर करके 1920 ईस्वी तक आते आते 64 श्रमिक संघ बन गए थे भारत में। कितना? 64। और ऐसे में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। तो बाल गंगाधर तिलक काफी उस समय सक्रिय थे, एक ऐसे नेता जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन कांग्रेस को एक जन आंदोलन देने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखा हमने। कांग्रेस को ब्रिटिश विरोध पर लाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। तो ऐसे हालात में मजदूरों से या श्रमिकों से कैसे अछूते रहे? तो उन्होंने मजदूरों के बीच काम किया, इसलिए प्रेरणा सूत्र बन गए, बल्कि संस्थापक बन गए किसके? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ये एक्चुअली में क्या था कि जो पूर्व में 64 संगठन बन गए थे श्रमिकों के, उसको मिला करके एक कर दिया गया और एटक नाम दिया गया, और ये कांग्रेस का एक प्रकार से श्रम संघ हो गया। आज भी ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस कांग्रेस का ही श्रम संघ है। इसकी बुनियाद कहां पड़ी थी? 1920 में। किसने डाली थी? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन एक अंतर है, वो अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय और महासचिव चिमनजी मेहता। ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है कि श्रमिक आंदोलन में साम्यवादी रुझान, साम्यवादी रुझान। इसमें कुछ चीज आपको जाननी है, उसको पहले लिख देते हैं। 1927 वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। ठीक है। उसके बाद 1928 का 1928 का गिरनी कामगार यूनियन, कामगार यूनियन। ठीक है, एक एक बात। उसके बाद 1928 का ही मेरठ षड्यंत्र केस। अब 1900 एक और बात, 1929 में का एटक का विभाजन। ये हो गया दो भाग में। एक भाग कहलाया भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और दूसरा था लाल ट्रेड यूनियन, लेकिन ये दोनों 1938 में एकीकृत हो गए। ठीक है।
तो देखिए अभी तक जो प्रभाव था एटक पर वो कांग्रेस का था, लेकिन जब 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक आता है तो इस एटक में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस में साम्यवादी विचारधारा पनपने लगता है। साम्यवादी विचारधारा पनपने का परिणाम यह था कि 1927 में कांग्रेस के अंदर ही वर्कर्स और पीजन पार्टी बनी। ये सब कांग्रेसी लोग थे, लेकिन एक ग्रुप के रूप में अपने आप को संगठित किया। और फिर 28 में गिरनी कामगार यूनियन बना। यह भी साम्यवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत था। और इन दोनों संगठनों के द्वारा श्रमिकों के लिए व्यापक पैमाने पे धरना प्रदर्शन किया जाने लगा कंटिन्यूअस स्थापना के बाद। और ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन यदि था। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से 3 लोग इस दौर में आंदोलन को गति देने के लिए भारत में आ गए। उसमें जो 3 नाम हैं उसमें सप्रेट, ब्रेडले और हचिनसन है। ये रशियन थे और मजदूर नेता थे। तो ऐसे में ब्रिटिश शासन काफी सक्रिय हुई और इन लोगों के खिलाफ मेरठ षड्यंत्र केस चलाया। क्या चलाया? मेरठ षड्यंत्र केस 1928 में। और साथ ही साथ 1928 में एक और काम किया कि केंद्रीय धारा सभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास करवा दिया। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों जो था वो मजदूर विरोधी था। तो कहने का मतलब है कि कानून के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से श्रमिक आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। और 29 नेताओं को इसमें सजा हुई थी मेरठ षड्यंत्र केस में। इसमें 3 विदेशी थे, सप्रेट, ब्रेडले और हचिनसन। तो एक बहुत बड़ा आघात था। लेकिन इसके बावजूद भी श्रमिक आंदोलन गति में रहा। 1929 में एक घटना घटती है, 28 में, कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू खुद साम्यवादी थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन साम्यवादी का खूनी चरित्र को वो स्वीकार नहीं करते थे। रक्तपूर्ण आंदोलन करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन एनएम जोशी एक ऐसे नेता थे जो जवाहरलाल नेहरू के साम्यवाद के समर्थक नहीं थे। परिणाम क्या हुआ कि एटक जो था इस वर्ष 2 भाग में बढ़ गया। एक एनएम जोशी के नेतृत्व में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और दूसरा कि एकदम माओवादी विचारधारा को मान करके लाल ट्रेड यूनियन बन गया कि हम अंग्रेजों को भी कभी खून बहाएंगे और भारतीय कारखानेदारों का भी खून बहाएंगे। लेकिन ये बन जाने के बावजूद, यह ट्रेड यूनियन विभाजित हो जाने के बावजूद, आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो सारे श्रमिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। और 34 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया तो मजदूर आंदोलन निष्क्रिय हो गया, श्रमिक आंदोलन निष्क्रिय हो गया। और फिर 38 में जाकर के श्रमिक आंदोलन जो था वो जो 3 अलग अलग ग्रुप बन गए थे उसको एक कर करके फिर आइटक अपने अस्तित्व में आ गया। तो जो 29 में आइटक 3 भाग में बंट गया था वो 38 में आइटक पुनः एक हो गया। 40 में एक घटना घटती है कि एक मजदूर नेता थे मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय। अंग्रेजों ने इनको अपने पक्ष में मिला लिया और मिलाने के बाद मजदूरों के विरोध में एक संगठन से बनवाया, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। लेकिन एमएन रॉय के द्वारा इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर स्थापित जो हुआ वो बहुत प्रभावशाली नहीं रहा, एटक ही प्रभावशाली रहा। यहाँ पर श्रमिकों का रुख 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के परिवेश में जानना बहुत जरूरी है आपको। 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ
तो उस समय तक आते आते जो लोग थे श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए, वो पूरे पूरे साम्यवादी बन चुके थे। कांग्रेस के आइडियोलॉजी से उनको बहुत लगाव नहीं रह गया था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया, तो भारत जर्मनी के विरोध में ब्रिटेन का साथ दे रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, या जर्मनी के साथ नहीं था। लेकिन ऐसे समझिए इसको, जब भारत छोड़ो आंदोलन तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जर्मनी के खिलाफ तो थे ही, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ थे भी, मित्र राष्ट्र के खिलाफ भी थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया, तो साम्यवादियों ने इस कारण से रूस का साथ देना, या ब्रिटेन का या मित्र के राष्ट्रों का साथ देना शुरू कर दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन से साम्यवादी हट गए। तो वही आप टीवी में देखते होंगे कि साम्यवादियों को बोला जाता है कि 42 का गद्दार। तो खैर वो एक अलग बात है, उससे पर हम लोग को बहस नहीं करें, लेकिन एक घटना है। उसके बाद मजदूर चुप नहीं रहे। नौसेना का विद्रोह 1946 में होता है, फरवरी महीने में। नौसेना के विद्रोह में श्रमिकों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, सेना का साथ दिया बम्बई में। और भी बहुत सारी घटनाएं घटी, तो उसमें श्रमिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से छात्रों, जो भारत में श्रमिक आंदोलन था, उसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो श्रमिकों की भूमिका थी, उसको समझने में आप सफल रहे, हम भी समझाने में सफल रहे। अगले क्लास में एक दूसरे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।